आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और हम सभी ने होली मना ली है और आशा करता हूं कि आप सभी के जीवन में एक खुशहालियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ मनाया है। और ये आशा और दुआ करता हूं ईश्वर से कि आने वाली होली है आपके जीवन में एक नया उमंग के साथ, एक नए गुलाल के साथ खिलती हुई आपके जीवन में एक नई उमंग के साथ, एक जोश के साथ होली आए। तो आने वाला जो भी त्यौहार जोब होगा तो बहुत ही खुशहाल अच्छा होगा। तो हम सभी ने, आप सभी ने होली का आनंद अच्छी तरीके से ले लिया। तो अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है जॉब को प्राप्त करना। तो आइए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक। यानी हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल में हमने राष्ट्र साहित्य, उसके बाद राज साहित्य पढ़ा, उसके बाद जैन साहित्य और उसके बाद नाथ साहित्य। और आज हम यानी आदिकालीन फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य जिसको कहेंगे वो पढ़ने वाले हैं। यानी आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं जिनकी विशेषता है वो आदिकाल से मिलती जुलती है, इसलिए हम इसको आदिकालीन फुटकर साहित्य नाम से संबोधित करते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक। यानी आज हम आदिकालीन फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य की चर्चा करेंगे। वह साहित्य जिसका उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल में नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार एवं रचनाएं भी हैं जिनका उल्लेख किए बिना आदिकाल है वो अधूरा सा प्रतीत होता है, तथा जिन रचनाओं में आदिकाल के सभी गुण या रचनाएं मौजूद है वह आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य या फुटकर साहित्य कहलाता है। आदिकालीन फुटकर साहित्य रचना निम्न है। यानी मैंने आपको बताया कि आदिकाल में जिन रचना एवं रचनाकारों को स्थान नहीं दिया गया, लेकिन उनकी विशेषताएं हैं वो ठीक आदिकाल से मिलती जुलती हैं। उनके जो विशेषताएं हैं वो आदिकाल से रचनाओं में मौजूद मिलती है, तो इसलिए हम उनमें स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आदिकालीन फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य नाम देकर के हम पुकारते हैं। कौन कौन से हैं हम इनकी चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर आता है, उनका नाम है विद्यापति। और विद्यापति का ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता कि एक प्रश्न किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं आता हो। तो हम पढ़ते हैं विद्यापति। विद्यापति का जीवन काल है वो 1360 ईस्वी से 1445 ईस्वी यानी इतिहास ग्रंथ के अनुसार है। और 1380 ईस्वी से 1460 ईस्वी है वो एनसीईआरटी के अनुसार है। दोनों बातें हमें ध्यान रखना है। अगर सीधा पूछे कि जन्म काल है तो ये ऊपर वाला करना है कि 1360 ईस्वी से 1445 ईस्वी। और स्पेशल नाम देकर के पूछे कि एनसीईआरटी के अनुसार क्या है विद्यापति का जीवन काल, तो 1380 से 1460 ईस्वी माना जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति काल का, आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि है वो किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। ये त्रिहुट के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे। कुछ विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि और कुछ विद्वान इन्हें भक्ति कवि मानते हैं। यानी अलग अलग मानते हैं। कौन मानते हैं, किसे मानते हैं, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। विद्यापति को जो श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान है वो कौन है, और भक्ति कवि मानने वाले विद्वान है वो कौन है, इसको ट्रिक में भी याद करवाऊंगा। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन, राम वृक्ष बेनपुरी, महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री। यानी हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि राम राम महाबचन हरि प्रसाद। हम किसी को कहें कि हे राम राम महाबचन हरि प्रसाद, सब कुछ है। राम राम को मतलब राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनपुरी, महामहोपाध्याय महाबचन को मतलब डॉक्टर बच्चन सिंह हो गया,
और हर प्रसाद शास्त्री का मतलब महामहोपाध्याय और हर प्रसाद शास्त्री रामचंद्र का मतलब एक राम कुमार रामचंद्र शुक्ल भी हो गए। अब हम भक्ति कवि मानने वाले विद्वान हैं उसकी चर्चा करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो मानते हैं कि भक्ति कवि हैं ये। बाबू श्याम सुंदर दास ये भी मानते, दो कवि हैं, ये मानते हैं कि भक्ति कवि है विद्यापति। और 5 कवि हैं वो मानते हैं कि श्रृंगारी कवि है। भक्ति कौन मानते हैं? भक्ति में श्याम का प्रसाद खाते हैं। हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी कि भगवान श्याम की भक्ति करते हैं। श्याम की भक्ति में प्रसाद निश्चित रूप से खाया जाता है। तो पहला मतलब श्याम बाबू श्याम सुंदर दास हो गया, दूसरे का मतलब प्रसाद का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। अब हम बाबू श्याम सुंदर दास और ब्रजनंद सहाय के अनुसार क्या है, हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति है। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि है वो विद्यापति है, जिनकी रचना राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बाबू श्याम सुंदर दास और ब्रजनंद सहाय इन्होंने वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि माना है और इनकी रचना है वो राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के से ओतप्रोत है। महत्वपूर्ण बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन और डॉक्टर नगेंद्र दत्त गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। उसके बाद नोट लगा के, यानी हिंदी में नोट को विशेष कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की पदावली के आधार पर इन्हें भक्ति कवि बताने वाले विद्वानों पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। यह बात बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो हमें याद रखना है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा है? तो विद्यापति को जो पदावली के आधार पर भक्ति कवि कहते हैं, भक्त कवि कहा जाता है विद्यापति को, उन लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये तथ्य प्रस्तुत किया है। विद्यापति आगे है कि विद्यापति को भक्ति कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति को भक्ति कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। अब विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। 8 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। एक का नाम कीर्तिलता, दूसरी कीर्ति पताका, तीसरी पदावली, चौथी है भू परिक्रमा, 5वीं पुरुष परीक्षा, 6ठी लिखनावली, 7वीं गंगा वाक्यावली, 8वीं दुर्गा भक्त तरंगिणी। ट्रिक के माध्यम से हम याद रखें कि भक्ति यानी विद्यापति ने गंगा की कीर्ति दुर्गा के पदों में लिखी, जिससे पुरुषों ने भू परिक्रमा प्रारंभ कर दी। तो विद्यापति की हो गई गंगा वाक्यावली और कीर्ति पताका, दुर्गा भक्त तरंगिणी, और पद से पदावली, लिख से लिखनावली, पुरुषों से पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा हो गई। यानी ये रचनाएं हो गई और ये ट्रिक हो गई। अब है कि विद्यापति ने कीर्तिलता रचना में स्वयं को खेलन कवि कहा है तथा कीर्तिपता जो रचना है उसको कहानी कहा है। विद्यापति ने कीर्तिपता रचना में जो रचना है कीर्तिलता, उसके अंदर स्वयं को तो खेलन कवि कहा है और रचना को यानी कीर्तिलता को कहानी कह करके संबोधित किया है। कीर्तिलता रचना में अभट्ट भाषा को देशील बैना कहा है। देशील बैना यानी इसके लिए एक कहावत है, इन्होंने एक वाक्य प्रस्तुत किया है कि देशील बैना सब जन मिठा। महत्वपूर्ण है, विशेष बात है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव पदावली के आधार पर कहा गया। यानी विद्यापति को जो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव है यह विद्यापति के आधार पर कहा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता रचना की भाषा को टकसाली या अपभ्रंश
या पूर्वी अपभ्रंश कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला है डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दिए। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन से प्रश्न उठेगा आपके लिए। नोट्स हैं वो एक एक पॉइंट, बहुत सी किताबों का संग्रह करते हुए ये नोट्स बनाए हैं। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता जो भृंग भृंगी संवाद में हुई है। महत्वपूर्ण है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का प्रथम श्रेय है वो विद्यापति को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का अगर प्रथम श्रेय जाता है तो वो विद्यापति को जाता है। इस प्रकार आज हमने विद्यापति को पढ़ा है, यानी विद्यापति आदिकालीन फुटकर साहित्य पढ़ा कि जो साहित्य जो आदिकाल में जिसको स्थान नहीं दिया गया लेकिन आदिकाल के अंदर जो विशेषता है वो इसके अंदर मिलती है, तो हम इसको आदिकालीन फुटकर साहित्य कहते हैं। इसके प्रमुख कवि हैं, इसके अंदर हमने आज विद्यापति को पढ़ा जिनका जन्म 1360 से 1445 इतिहास ग्रंथों के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 1380 से 1460 ईस्वी माना गया है। महत्वपूर्ण है कि विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि कहा है। ये त्रिहुट राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कुछ विद्वानों के अनुसार श्रृंगारी कवि और कुछ विद्वान भक्ति कवि मानते हैं। श्रृंगार कवि मानने वाले कवि है कि राम 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 महावचन हरि प्रसाद ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनपुरी हो गया। और महावचन को मतलब डॉक्टर बच्चन, महामहोपाध्याय, हर प्रसाद शास्त्री। भक्ति कवि को है कि भक्ति में श्याम का प्रसाद खाते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसाद। श्याम सुंदर का मतलब श्याम सुंदर दास भक्ति कवि माना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि श्याम सुंदर दास और ब्रजनंद सहाय ने हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति है, जिनकी रचना राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से उत्प्रोत है। विशेष है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। उसके बाद हमने आचार्य जॉर्ज अब्राहम गिरसन, डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को पदावली के आधार पर इन्हें भक्त कवि बताने वाले विद्वानों की प्रव्यंग्य कहा है और कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। डॉक्टर बच्चन ने कहा है कि विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। यानी जो खुजराहों के मंदिर है उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं पाई जाती, तो इसी तरीके से विद्यापति को भक्ति कवि कैसे मान ले, तो ये इन्होंने कहा है। अब विद्यापति की रचनाएं से हमने ट्रिक के माध्यम से क्या कि विद्यापति ने गंगा की कीर्ति दुर्गा के पदों में लिखी, जिससे पुरुषों ने भू परिक्रमा प्रारंभ की, यानी कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। उसके बाद हमने पढ़ा कि विद्यापति ने कीर्ति रचना उसके अंदर स्वयं को खेलन कवि और उसकी रचना यानी कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता रचना में अवट भाषा की देशील बहिना का इसके लिए पंक्ति है कि देशील बहिना शब्दन मिठा। महत्वपूर्ण है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव पदावली के आधार पर, यानी जो पदावली के आधार पर है वो विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव कहा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति रचना को नागिन की मादक लहर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागिन की मादक लहर पदावली रचना के आधार पर सूर्यकांत निराला ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता रचना की भाषा को टकसाली अपभ्रंश या पूर्वी अपभ्रंश कहा है। विशेष है कि डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता है वो भृंग भृंगी स्वाद में रची गई संवाद में। उसके बाद महत्वपूर्ण एक और बात थी कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम जो श्रेय है वो विद्यापति को जाता है। इस प्रकार आज हमने विद्यापति के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया, यानी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आने वाली परीक्षाओं में उसके हमने विस्तार पूर्वक से चर्चा की है। बिल्कुल कचरा हमें नहीं पढ़ना है, जो करीब है उसको हमने छांट करके हम पढ़ रहे हैं। तो हम आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।